आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उर्दू के मारूज़ी सवालात जो 2020 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस होने वाला है उर्दू को टारगेट करते हुए, प्लस जनरल के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसको टारगेट करते हुए 2020 के एग्ज़ाम को हम मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन पेपर लाए हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रहा है उर्दू में, SST में, और मुख्तलिफ मज़ामीन के प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारे प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा चुके हैं। अगर उन तमाम को आप देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से आपकी तैयारी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छी हो सकती है। B.Ed की तैयारी, M.Ed की तैयारी, DLED, CTET, NET, JRF, यहाँ से वो सारे कॉन्टेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को दबा के रखें, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये पार्ट 3 होगा हमारा। अभी तक हम इसको 2 पार्ट्स कर चुके हैं, तो टोटल ये हमारे 50 क्वेश्चंस के आसपास हम कर लेंगे, जिसमें से काफ़ी एक तरह का अच्छा पोर्शन है उर्दू लिटरेचर का, उर्दू अदब का, कि अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से कवर होने वाले हैं। जो उर्दू से है उनका 50% कह सकते हैं, या 50 जो नंबर होगा आउट ऑफ 100 उर्दू ही से आएंगे। तो वो तो लाइन बाय लाइन मैं उनसे कहता हूँ, प्लीज़ जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ देम लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो एकदम लाइन बाय लाइन उनको याद करें। वो जो 50 नंबर वाले हैं या जो 10 नंबर के वो लोग भी देख लें, इसे DLED के लोग हैं, M.Ed के लोग भी देखें, इसलिए कि उर्दू के जो क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से उनको मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मेरे ऐसे होते हैं जो उर्दू के हवाले से होते हैं, वो भी आपको काम करेंगे। तो आंसर देने की आप लोग भी कोशिश करें, एक कॉपी लेके बैठें, आप खुद आंसर अपने करते रहें, जो गलत हो गलत, जो सही हो सही। तो इस तरह आप टोटल आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आउट ऑफ 20 आप कितने सही कर रहे हैं ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 आपके कितने जा रहे हैं ये आपको बताना है कि कितने सही कर ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों को शेयर करें। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, मैं बताना चाहूँगा उसके हवाले से कि एक मेरा ग्रुप जो है फर्स्ट वाला, वो ग्रुप मेरा जो स्ट्रेंथ फुल हो गया है, 2 नंबर का जो ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन करें। वो लोग ज्वाइन करें जो प्लीज़ फर्स्ट ग्रुप में है या मेरे टेलीग्राम पे है, वो लोग ना ज्वाइन करें क्योंकि स्ट्रेंथ फुल हो जाएगा। या जो नए हैं और अभी मेरे ग्रुप से वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो वो या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं या ग्रुप 2 नाम से जो बनाया गया है व्हाट्सएप का उसमें ज्वाइन हो। लेकिन प्लीज़ वो लोग ना ज्वाइन होंगे जो पहले से ज्वाइन है, अदरवाइज़ वो स्ट्रेंथ फुल होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से मिलेगी और एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो अब बेहतर है। चूँकि आज एकदम वो फुल हो गया है तो मुझे लगा कि काफ़ी दोस्तों को परेशानी हो रही होगी ज्वाइन होने में। तो सेकंड वाला ज्वाइन है, अब मैं ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगा। फर्दर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ या ज्वाइन होना चाहते हैं। ये फर्दर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उर्दू के सबसे पहले बाज़ाब्ता नक्कात का नाम बताएं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हाई लेवल लो लेवल जैसा भी माने, लेकिन ये उर्दू अदब के काफ़ी अहम सवालात हैं, ठीक है। तो बताएं, कोशिश करें आप लोग कि उर्दू के सबसे पहले बाज़ाब्ता नक्कात का नाम बताइए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शिबली, इमदाद, इमाम आसिर। क्या होगा? किसको हम बाज़ाब्ता नक्कात कहते हैं? उर्दू के बाज़ाब्ता नक्कात के नाम से कौन जाने जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझते हैं कि बाज़ाब्ता उर्दू के नक्कात क्या होता है। यानी सबसे अच्छा कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जिनको शोहरत मिली है उर्दू के तनक़ीद निगारी में, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं या वो कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ देखने के बाद जो हमारी निगाह पहुँचती है तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम यहाँ पर सर फ़हरिस्त था। तो ऑप्शन 1 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिबली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है? शिबली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है? मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो अभी प्रैक्टिस सेट मैं 6 बना दिया हूँ, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट मैं 6 कराया हूँ जिसमें 300 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। PDF भी ग्रुप में आपको मिल गया, दे दिया हूँ, वहाँ से इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें। वो सभी लोग वीडियो को देखें और इन 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यहाँ से तो 100% आपके उर्दू के काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे। पिछले बार भी मैं यहाँ से क्वेश्चंस कराया था तो काफ़ी दोस्तों मतलब मैसेज आया था लास्ट में कि सर आपके जो क्वेश्चंस थे काफ़ी मदद किए। तो आई होप कि इस बार भी क्वेश्चंस यहाँ से कवर होने के चांसेस हैं, तो इन्हें आप देखें ज़रूर, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जो लोग उर्दू के हैं। तो 300 क्वेश्चंस ये प्रोवाइड करवा दिया। अगर नहीं मिल रहा तो मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा और ग्रुप में फिर एक बार मैं वो PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर 300 वाला देखें, प्लस ये आपके जो 50 क्वेश्चंस के आसपास टोटल हो जाएंगे, इसे देखें। मैं वही क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं जो काफ़ी एक तरह का अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज जो इजी हैं उसे आप कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे। तो 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है? शिबली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है? यानी शेर व शायरी के लिए शिबली ने किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी है कि शेर व शायरी करने के लिए क्या होनी चाहिए, किस फैक्टर पे, किस उनसुर पे आपको काम करने की ज़रूरत है? यानी सादगी, असलियत और जोश होना चाहिए, तफहुस अल्फाज होना चाहिए, मुहक्कात और तख़य्युल होना चाहिए, मुशाहिदा कायनात होना चाहिए। शिबली का क्या है नज़रिया? चूँकि वर्ड
थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो थोड़ा हम समझते हुए चलेंगे, लेकिन प्लीज़ माज़रत चाहूँगा जिनकी उर्दू मजबूत है या वो समझ जा रहे हैं वर्ड को देख करके, वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। वो लोग को काफ़ी मैसेज करते हैं कि सर वीडियो लंबी हो जाती, तो मुझे जो कि बच्चे 3 तरह के होते हैं, फिर एक होता है कि हाई, एक मिडिल होते हैं, फिर एक लोअर होते हैं। तो 3 तरह के बच्चे होते हैं, तो लोअर मिडिल को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इसी वजह से कभी कभी हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सुने आप लोग थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सादगी, असलियत और जोश, मतलब शिबली ने शायरी के लिए बताया कि एक सादगी, सिंपल चीज़ों को बहुत हाई फाई मतलब बता करके या दिखा कर किसी चीज़ को ना बयान जाए। असलियत यानी ऑथेंटिक जो हो, सत्यता जो हो, ठीक है, सत्य बातों को उसमें दिखाए। जोश, एक तरह का एक्साइटमेंट उसमें पैदा करने की कोशिश की जाए। तफहुस अल्फाज किसे कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वल्गर, ठीक है, वल्गर बोलते हैं ना, वल्गर मतलब ऐसे अल्फाज जो सुनने में आए, एडल्ट्री वर्ड कह लीजिए, वल्गर कह लीजिए, और हिंदी में से क्या कहते हैं, वल्गर समझ लिए कि जो मतलब बोलचाल में ज़्यादा राइज ना हो या समाजी अल्फाज ना हो, उसे वल्गर बोलते हैं, तफहुस कहते हैं, फहस। मुहक्कात और तख़य्युल, मुहक्कात कहते हैं कि मतलब जो हिकायत पे हो, एक तरह की कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पे हो, ठीक है, स्टोरी हो, या तख़य्युल इमेजिनेशन पे हो, या मुशाहिदा कानात, या एक तरह का दुनिया का ऑब्जर्वेशन हो। तो किस पे होना चाहिए, उन्होंने किस चीज़ पे, ये सारे के सारे मतलब एक तरह के अपने ओपिनियंस है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नाम लेके पूछा जा रहा है कि शिबली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी। तो 2 का हम डायरेक्ट देखते हैं, मुहक्कात और तख़य्युल, तो ये उनका नज़रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके नज़रियों को ये मान के चलते हैं, मुहक्कात और तख़य्युल, इमेजिनेशन जिसको तख़य्युल कहते हैं, या कल्पना कह लीजिए इसको हिंदी में, तो ठीक है। तो ये हो गया, हर किसी का अपना है। तो शिबली नोमानी के हवाले से मैं 6 वाला जो प्रैक्टिस करवा रहा था, वहाँ पे एक मुआज़ना अनीस दबीर के नाम से किताब के हवाले से क्वेश्चन आया था, जहाँ पे मैं मौलवी अब्दुल हक बता दिया था, फिर वहाँ मैं बाद में करेक्ट किया हूँ। तो आप लोग अगर वो देख रहे हैं मौलवी अब्दुल हक के बजाय, वहाँ पे आपको अब्दुल रहमान बिजनौरी का ऑप्शन, सॉरी, वहाँ पे शिबली नोमानी का ऑप्शन आपको सही करना है। मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ, अगर कहीं बाय द वे गलती हो जाती है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, नियाज़ फ़तेहपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से है। नियाज़ फ़तेहपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से है। तासुराती, जमालियाती, अलिफ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब क्या होगा। नियाज़ फ़तेहपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से है, यानी दबिस्तान कह सकते हैं, एक तरह का डिपार्टमेंट को मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किससे है, तासुराती है या जमालियाती। तो बिल्कुल इनका जो है तासुराती और जमालियाती से दोनों है, तो ए और बी यानी अलिफ और बा दोनों। तो यहाँ पे जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा वीडियो आज का लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें हम समझते हुए भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मजनू गोरखपुरी की मशहूर तनक़ीद मज़ामीन के मजमूए का नाम बताइए। यानी मजनू गोरखपुरी की एक तनक़ीद मज़ामीन के, तनक़ीद यानी तनक़ीद का जो मज़मून का एक मजमूआ है, ठीक है। मजनू गोरखपुरी के तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम बताना है कि उनके मजमूए का क्या नाम है। अदब और ज़िंदगी, नज़र और नज़रिए, अदब और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्या है मजनू गोरखपुरी के मशहूर तनक़ीद मज़ामीन के मजमूए का नाम। बिल्कुल यहाँ पे 4 का राइट आंसर अगर देखते हैं तो ये आपका जो है अदब और ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाएगा, अदब और ज़िंदगी। तो ऑप्शन ए में जो कहा जा रहा है वो आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, किस नक्काद को आले अहमद सुरूर ने बुत शिकन कहा है। बुत शिकन किसको कहा है आले अहमद सुरूर ने, किस नक्काद को। बुत शिकन मतलब एक तरह का बुत के सामने झुक जाना, ठीक है। वर्शिप टू आइडल, ठीक है, वर्शिप टू आइडल जिसको कहते हैं बुत परस्ती करना। तो ये एक तरह का है। बुत शिकन किसको कहा है, एग्जैक्ट वर्ड है बुत शिकन, आप दिमाग में रखिए कि किस नक्काद को आले अहमद सुरूर ने बुत शिकन कहा है। कलीमुद्दीन अहमद को, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, या इनमें से कोई नहीं। 5 का सही जवाब क्या होगा। तो आले अहमद सुरूर ने किसको कहा था, तो बिल्कुल यहाँ 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कलीमुद्दीन अहमद को कहा। तो आले अहमद सुरूर ने कलीमुद्दीन अहमद को बुत शिकन कहा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ये है बिल्कुल से हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, मारूफ नफ्सियाती नक्काद सलीम अहमद सबसे ज़्यादा किस नक्काद से मुतासिर हैं, ठीक है। एक मारूफ नफ्सियाती तनक़ीद कह सकते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल क्रिटिसाइज़र जो हैं, साइकोलॉजिकल क्रिटिसाइज़र सलीम अहमद नाम से एक शख्स हैं, वो सबसे ज़्यादा किस नक्काद से मुतासिर हैं, यानी वो किस ज़्यादा जो आलोचनाकार हैं वो किस आलोचनाकार को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या उन पे किस आलोचनाकार का ज़्यादा असर दिखता है, किस नक्काद का दिखता है, ये बताना है। आपके यहाँ पे ऑप्शंस आपके 6 हैं, कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन आस्करी या आले अहमद सुरूर।
तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 का यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सी जो कहा जा रहा है मोहम्मद हसन आस्करी, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लीज़ सभी लोग क्वेश्चन से जो अभी देख रहे हैं या जो लोग बाद में देखें, क्वेश्चंस को एटलीस्ट अगर नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके क्वेश्चंस याद करके ही एग्ज़ाम में अगर आप लोग अपेयर हों तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए कि ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर इससे हाई क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है आपके बीएड लेवल में, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप कम से कम कवर करके जाएँ। तो 7 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से किस नक्काद की शनाख्त प्रेमचंद और अफसानवी अदब के माहिर की हैसियत से कायम है? यानी दर्ज झेल में से किस नक्काद की शनाख्त किसे कहते हैं? पहचान या चिन्ह, ठीक है। किस नक्काद की शनाख्त प्रेमचंद और अफसानवी अदब के माहिर की हैसियत से कायम है? यानी प्रेमचंद और अफसानवी अदब, यानी प्रेमचंद के एतबार से और अफसानवी अदब की हैसियत से उन्हें जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है? किस ऐसे नक्काद की शनाख्त प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है या अफसानवी अदब के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद हसन अस्करी ऑप्शन में आपके हैं, सैयद मोहम्मद अकील, कमर रईस, अली अहमद फ़ातिमी। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 का अगर सही जवाब आप देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो कहा जा रहा है कमर रईस, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कमर रईस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किस नक्काद ने शेर व अदब को तहज़ीब तहज़ीब, तारीख़ और नफ्सियात के अलावा देवमाला के हवाले से परखा है? यानी किस नक्काद ने, ठीक है, एक तरह का किस तनकीद निगार ने शेर व अदब को, यानी शेर व शायरी, शेर को और अदब को, यानी पोइट्री को और एक तरह लिटरेचर को, ठीक है, तहज़ीब, कल्चर, तारीख़, हिस्ट्री, नफ्सियात, साइकोलॉजी के अलावा देवमाला के हवाले से भी परखा है? तो किस नक्काद ने ऐसा किया ये बताना है। वज़ीर आगा है, शमशुर रहमान फ़ारूकी, मोहम्मद हसन, शमीम हनफी। तो क्या होगा इसका 8 का सही जवाब? तो 8 का सही जवाब आपका बिल्कुल यहाँ पे वज़ीर आगा का नाम आ जाएगा कि वज़ीर आगा ने शेर अदब को तहज़ीब, तारीख़ और नफ्सियात के अलावा देवमाला के हवाले से परखा है इनको। तो ये वज़ीर आगा का नाम जो ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दर्ज झेल में से कौन जदीदियत के रुझानात साज नक्काद हैं? दर्ज झेल में से कौन जदीदियत के रुझानात साज नक्काद हैं? यानी जदीदियत पसंद, मॉडर्नाइजेशन को कौन मानते हैं या मॉडर्नाइजेशन जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, उसके मतलब मानने वाले कौन है या जो मॉडर्न क्रिटिसाइज़र हैं? जदीद तनकीद निगारी किसमें पाई जाती है ये बताना है आपको। सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, अबुल कलाम कासमी, शमशुर रहमान फ़ारूकी। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 9 का सही जवाब जो हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी, ऑप्शन डी में जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से किसने साख्तियात के नज़रियाती बहसें कायम की हैं? यानी दर्ज झेल में से किसने साख्तियात के नज़रियाती बहसें कायम की हैं ये आपको बताना है। नासिर अब्बास मीर, काजी अफजाल हुसैन, शमशुर रहमान फ़ारूकी या गोपी चंद नारंग। तो किसने ऐसा किया? साख्तियात की नज़रियाती बहसें किसने कायम की? तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी कहा जा रहा है गोपी चंद नारंग, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गोपी चंद नारंग को एक तरह का साख्तियात की नज़रियाती बहसें कायम किए हैं। तो यहाँ पे डी का जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशरक़ी तनक़ीद। यहाँ पे थोड़ा सा हम तनक़ीद के जो मतलब ईस्टर्न जो कह सकते हैं, ईस्टर्न में जो तनक़ीद निगार हैं उनके हवाले से हम समझेंगे। तो नक़्दुश्शेर किस अरबी नक्काद की किताब है? नक़्दुश्शेर ये किस अरबी नक्काद की किताब है? ये एक तरह का थोड़ा सा जो अरबी शोरा हैं उनके हवाले से कुछ बनेगा, चूँकि उनका भी रोल कहीं ना कहीं अदब के प्रमोट में या लिटरेचर के प्रमोट कह सकते हैं, उर्दू के फ़रोग़ में उनका भी नाम सर फ़हरिस्त था। बहुत सारी उर्दू किताबें अरबी में ट्रांसलेट हुई हैं या अरबी की किताबें उर्दू अदब के हवाले से ट्रांसलेट की गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी जाके हमारे एग्ज़ाम का पार्ट बन जाता है। तो नक़्दुश्शेर किस अरबी नक्काद की किताब है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन यहाँ पे है मोहम्मद इब्ने सलामुल उजमा या इब्ने कुतैबा। थोड़े दुश्वार हैं लेकिन देखें, अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो इंशाल्लाह आप देखने के बाद सही करेंगे। इब्ने रशीक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, 1 का सही जवाब आपको बताना है। 1 का सही जवाब जो है नक़्दुश्शेर किस अरबी नक्काद की किताब है, तो ये इनमें से
किसी का नहीं है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मान के चलें कि ये जो है इनमें से किसी का नहीं है, ठीक है। इन लोग की किताबें मुख्तलिफ है, बहुत सारे इसमें से जितने हैं इनकी बहुत सारे अरबी की बुक्स हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है कि इब्न रशीक की मशहूर किताब कौन सी है। इब्न रशीक की मशहूर किताब कौन सी है। नक़्दुश्शेर, अल-उम्दा, तबक़ातुश्शुअरा, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अल-उम्दा, ठीक है। अल-उम्दा यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे इब्न रशीक के हवाले से आया था, तो इब्न रशीक को दे करके यहाँ पे आपका नाम दे देगा। देखिए जिस तरह नक़्दुश्शेर यहाँ भी दे दिया है, अल-उम्दा भी दिया है, तबक़ातुश्शुअरा, लेकिन जहन नशीन रखना है कि एग्जैक्ट कौन सी बुक किसकी है। तो इब्न रशीक की मशहूर किताब जो है अल-उम्दा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी में जो कहा जा रहा है ये सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखते हैं। फ़ारसी तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब का नाम बताइए। फ़ारसी तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब की नाम बताएं, यानी वो फ़ारसी किताब, फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी हुई किताब जिससे तनक़ीद का काम शुरू हुआ या तनक़ीद निगारी का काम शुरू हुआ, कौन सी वो किताब है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे असरारुल बलागत या चहार मकाला, काबूसनामा, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 3 का सही जवाब आपका बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो काबूसनामा जो ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक मरतबा देखें आप तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि अदब से इसका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ हो जाता है, तो जो लोग ताख़ीर से आए हैं प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक करें। पहली बार जो लोग आए हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एमएड, डीएलएड या एमए इन उर्दू या नेट जेआरएफ और फिर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी चैनल से अपडेट रहें। इन फ्यूचर आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सी किताब अमीर उन्सुरुल माआली कैकाउस इब्न सिकंदर की है। ये अरबी की बुक है और अरबी के हवाले से पूछा जा रहा है, तो एक मतलब सवाल पढ़ देते हैं। दर्ज झेल में से कौन सी किताब अमीर उन्सुरुल माआली कैकाउस बिन सिकंदर। नाम अजीब है लेकिन थोड़ा सा, चूँकि अहले अरब हैं तो इनका नाम भी इस तरह होता है अरबी की ज़बान के एतबार से। तो यहाँ बताना है कि कौन सी इनकी किताब है। चहार मकाला, दलाइल एजाज़, काबूसनामा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका काबूसनामा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहले वाले 3 नंबर में क्या पूछा गया, फ़ारसी तनक़ीद की पहली किताब का नाम क्या है, काबूसनामा। ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि फ़ारसी की पहली तनक़ीद किताब के राइटर कौन हैं। सवाल यहाँ से अब इसको जहन में नशीन रखें, न ये बनेगा न ये बनेगा, न ये वाला सवाल डायरेक्ट आएगा न ये आएगा। तीसरा सवाल अगर आने के चांसेस है तो आएगा फ़ारसी तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो ये आपको बताना है। तो वहाँ पे आपको ये अमीर उन्सुरुल माआली कैकाउस बिन सिकंदर का ऑप्शन वहाँ पे सही करना है। तो ये क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन देखने के बाद ये अलग क्वेश्चन से बन के आता है जो समझने की ज़रूरत पड़ती है अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बने हुए हैं और अगला क्वेश्चन अगर इसे एक्सट्रैक्ट करके अखज़ करके बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह का बन सकता है। तो समझते हुए चले ताकि फ़ायदा हो। 5 नंबर देखते हैं। फ़न ड्रामा पर आलमी तनक़ीद में सबसे पहली किताब संस्कृत नाट्यशास्त्र है, इसके मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो नाट्यशास्त्र यानी फ़न ड्रामा पर आलमी तनक़ीद, ठीक है। फ़न ड्रामा यानी ड्रामा के बेस पे एक आलमी तनक़ीद में सबसे पहली किताब संस्कृत में लिखी गई थी। नाट्यशास्त्र, इसके मुसन्निफ़ का नाम बताएं। ऑप्शन है कौटिल्य, भरतमुनि, तुलसीदास, कालिदास। चूँकि उर्दू में ड्रामा का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अब उस राइटर कोई भी हो, इंडियन हो या अहले मतलब अरबी हो या अंग्रेज़ कोई हो, कोई सा भी हो, अगर है उसका ताल्लुक़ तो वो सवाल बन जाता है। तो ठीक है, जिस तरह यहाँ पे नाट्यशास्त्र है तो इसके मुसन्निफ़ कौन है ये बताना। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे भरतमुनि का ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भरतमुनि ऑप्शन बी में जो कहा जा रहा है सही है। और एक सवाल इससे और बन सकता है कि नाट्यशास्त्र ये किस टाइप की किताब है, तो फ़न ड्रामा है, ड्रामा पे है, ठीक है। नाट्यशास्त्र ये ड्रामा मौजू पे ये किताब है। और एक सवाल और बनेगा कि नाट्यशास्त्र किस ज़बान में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ तो आपको दिखा हुआ है, लेकिन कहीं अगर अलग से क्वेश्चन बन रहा है कि नाट्यशास्त्र किस ज़बान में लिखी गई, तो आपका दिमाग हिंदी में जाएगा, उर्दू में जाएगा, अरबी में तो नहीं जाएगा, संस्कृत में भी जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिया गया है, तो यहाँ से ये समझ लें कि आपकी संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है।
संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई किताब है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है 5 का ऑप्शन बी जो है भरतमणि सही हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं मगरबी तनकीद वेस्टर्न जो क्रिटिसाइज़र हैं उसके हवाले समझेंगे। ये कुछ 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चूँकि अगर तनकीद निगार से बनेगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये 10, 20 या 50 क्वेश्चन जो करा दिए गए उन्हें एक दिन में आप याद कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू वीडियोस देख के कंसंट्रेट करके आप समझ लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इन फ्यूचर भी। अगर आप किसी उर्दू एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं और हाई आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जा रही है तो फिर उसे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइटली लेके चलना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मगरबी तनकीद वेस्टर्न जो क्रिटिसाइज़र है वहाँ के हवाले से। तो पहली बार जो है फिर कहना चाहूँगा प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप टेलीग्राम का, वहाँ पे ग्रुप 2 में आप लोग ज्वाइन हुए। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में स्ट्रेंथ जो फुल है या जो लोग एक मरतबा ज्वाइन हो चुके हैं फर्स्ट में, वो सेकंड में प्लीज़ ना ज्वाइन हुए, अदरवाइज़ वो स्ट्रेंथ ले लेगा, जगह लेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो नए बच्चों को मौका दें कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो नए लोग जितने भी हैं ज्वाइन हो, काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ से। और मैं इन्फॉर्मेशन जो होता है डायरेक्टली वहीं प्रोवाइड करवाता हूँ, इसलिए कि वहाँ पर आसानी होती है। जितने लोग होते हैं उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं। प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर डालता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉगर के नाम से एक लिंक मिलेगा, ब्लॉगर फॉर PDF, वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर विजिट करें। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, तो वहाँ भी प्रैक्टिस सेट आप पढ़ें। और बहुत सारे आइडियाज़ मैं डालता हूँ, आर्टिकल्स डालता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उन्हें भी आप पढ़ते रहें। मानू से रिलेटेड भी मिलता रहेगा, तो उन्हें आप पढ़ते रहें डेली, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और वहाँ से मैं जो आर्टिकल्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उसे मैं वीडियो के साथ ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। तो इन चीज़ों से भी आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा फ़लसफ़ी शायरी का कायल ना था। यानी कौन सा एक ऐसा फ़लसफ़ी है, फ़िलासफ़ी है, ठीक है, जो शायरी को नहीं मानता था। कायल ना होना मतलब है उसको इकरार ना करना, शायरी को नहीं मानता था। अफलातून है, सुकरात है, अरस्तु है, बुकरात। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन ऐसा एक फ़लसफ़ी है जिसको कि क्या नाम है, शायरी को वो मानता नहीं था? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन अगर देखते हैं अफलातून का नाम बिल्कुल सही है कि अफलातून जो शायरी का कायल नहीं था, शेर व शायरी को नहीं मानता था। क्योंकि फ़िलासफ़िकल जो होते हैं ना, एक तरह का उनकी सोच थोड़ी दूसरी तरह होती है। ये मतलब चीज़ों को एक तरह का दूसरे हिसाब से फ़िलासफ़िकल होते हैं, जो साइकोलॉजिकल होते हैं, इन लोगों की सोच अपने आप में एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बन जाता है कि कौन सा शायर है जो कौन सा एक फ़लसफ़ी जो शायर का कायल ना था, शेर व शायरी को नहीं मानता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल तो ऐसे बना। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि अफलातून किस उर्दू अदब में किस फ़न का कायल नहीं था। अफलातून उर्दू अदब में किस फ़न का कायल नहीं था? ड्रामा का कायल नहीं था, या अदब का कायल नहीं था, या शायरी का कायल नहीं था, या गज़ल का कायल नहीं था? तो डायरेक्ट आपको शायरी का कायल ना था, ये जुमला ज़हन-नशीं रखना है। हो सके तो इस वर्ड को आप लोग लिख लें, या जितनी बातें मैं फ़र्दर बताता हूँ उसमें आप अगर नोट करते चलेंगे तो एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें बहुत फ़ायदा करेंगी। अभी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे के आएँगे और फिर उसको रिपीट करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। दिखेगा कि हाँ, जितनी चीज़ें बताई गई उसे नोट करके चलेंगे, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि सारी बातें जो है आपको क्वेश्चंस में नहीं कराई जा सकती, और क्वेश्चंस के लेक्चर्स को सुनना पड़ता है। उसमें जो मज़ीद बातें बताई जाती हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा कारगर या फ़ायदेमंद कह सकते हैं कि वो होती हैं हमारे क्वेश्चन से। तो बातों को ज़रूर सुनें और आंसर करने के भी अपने हिसाब से कोशिश करें, याद करने की कोशिश भी करें। दर्ज झेल में से कौन सा फ़लसफ़ी वाला हो गया आपका? अफलातून जो है कि कायल नहीं था, शेर शायरी का। सेकंड नंबर देखते हैं, एक तसनीफ़ है, कह सकते हैं हेटोरिक्स और पोएटिक्स के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। हेटोरिक्स, पोएटिक्स है, ये एक तरह की किताब है। इसके राइटर कौन है जी आपको बताना है। चूँकि ये वेस्टर्न सारे के सारे हैं वेस्टर्न क्रिटिसाइज़र हैं, तो इनके बुक्स हैं क्रिटिसाइज़ पे, तनकीद निगारी पे। तो ये कुछ उनसे बुक्स भी पूछे जाते हैं, तो बताना है कि यहाँ पे सही क्या होगा आपका ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1 में जो कहा जा रहा अफलातून का नाम है, सुकरात का नाम है, अरस्तु का नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 में क्या सही होगा? पोएटिक्स या रेटरिक्स। तो इसमें आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा 2 में, वो आपका हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। तो एमएड के अगर कुछ लोग देख रहे हैं जो उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग भी इसको नोट करें, क्योंकि यहाँ पे एमएड का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कारगर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन एमएड में आते हैं, बीएड में इसके चांसेस कम हैं। तो बीएड एक तरह, बीएड के बच्चों अपने अदब के हवाले से देख लें, और एमएड के जो लोग हैं वो इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं या फिलासफिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें। तो एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से कहीं न कहीं रहता है, कोई सा भी इल्म एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 में ऑप्शन सी जो है अरस्तु का
सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी किताब अरस्तु के शागिर्द होरिस की है। ठीक है, अरस्तु का एक शागिर्द है होरिस, इसकी किताब कौन सी है आपको बताना है। फ़न शायरी, आर्ट्स पोइटिक्स या रेट्रिक्स, खिताबत या शेरियात, पोइटिक्स, बी और सी दोनों, यानी आपका रेट्रिक्स और पोइटिक्स। तो अभी हम देखें हैं रेट्रिक्स और पोइटिक्स किसका है। ठीक है, तो ये हम देखें हैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे जो नाम बताया गया है रेट्रिक्स और पोइटिक्स, ये अरस्तु का है। तो ये जहन नशीन रखें। तो यहाँ पे क्योंकि अरस्तु के हवाले से बात की जा रही थी, तो यहाँ पे 3 में क्या से हो जाएगा, 3 में ये आपका जो सही होगा शेरियात जो है, चूँकि शेरियात जो किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे रेट्रिक्स और पोइटिक्स 2 चीज़ें थी, इसे हम समझ लेते हैं। एक खिताबत जो होता है, खिताबत कह सकते हैं कि एक तरह का स्पीच जो होता है ना, खिताबत, तकरीर, बातचीत, गुफ्तगू, कलाम, ये चीज़ें उसे कहते हैं रेट्रिक्स, जिसमें बातचीत कही गई। शेरियात, पोइटिक्स चीज़ें जो होती हैं, और वो मुख्तलिफ़ ज़बान में है, क्योंकि हर ज़बान में ये शेर व शायरी होती है, तो ये उस बेस पे है, पोइटिक्स पे है। ठीक है, यहाँ पे 3 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फ़न शायरी। ठीक है, आर्ट पोइटिक्स अरस्तु के शागिर्द होरिस की है, तो वो फ़न शायरी है। यहाँ पे खिताबत और शेरियात डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, इसलिए कि यहाँ पे बताया जा चुका है 2 में कि ये किसकी किताब है, ये अरस्तु की है। तो जब ये अरस्तु का है तो 2 किताब निकल गई, तो ये यहाँ पे सी और बी भी नहीं होगा किसी हाल में, तो डायरेक्टली आपका आंसर 1 होगा। आई होप कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के जो लोग भी अगर इसका आंसर किए हैं, तो गोया कि उनका मतलब माइंड काफ़ी अच्छा काम किया होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली निकाल दिया कि जो रेट्रिक्स है या पोइटिक्स है ये निकल गया, तो बी सी निकल गया, बचा एक लास्ट फ़न शायरी। तो वो लोग ट्रिक लगा के दिमाग लगा के आंसर कर दिए, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे अरस्तु के शागिर्द के बारे में पूछा जाता है, तो उसे भी याद रखें होरिस। तो ये भी हो सकता है कि पूछा जाए उसके शागिर्द के हवाले से, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दर्ज झेल में से किस यूनानी मुफक्किर ने शायरी में उलूहियत का नज़रिया पेश किया। उलूहियत का नज़रिया किसने पेश किया, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सब्लिमेशन का नज़रिया जो है, सब्लिमेशन को आप याद रखें, चूँकि इंग्लिश में अगर देगा तो ज़्यादा चांसेस है कि यह सब्लिमेशन एक तरह का थ्योरी है। विच वन ऑफ देम बाई विच वन ऑफ देम द सब्लिमेशन थ्योरी हैज़ बीन गिवन। ठीक है, तो किसके ज़रिए से सब्लिमेशन थ्योरी जो है दिया गया था। अरस्तु है, होरिस है, सुकरात है, लॉन्जाइन्स। क्या होगा इसका सही जवाब। 4 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे सब्लिमेशन जो उलूहियत का नज़रिया थ्योरी दिया गया था, लॉन्जाइन्स ने दिया था। तो ये आप जहन नशीन रखें कि यहाँ पे डी जो है लॉन्जाइन्स का दिया हुआ नज़रिया या जो थ्योरी पूछा जाएगा, सब्लिमेशन। तो ये एमएड के लोग ज़रूर इसे देख लें। यहाँ पे चूँकि एक तरह का क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं, या फिर एक तरह का रिसर्च के हवाले से है, तो रिसर्च के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कहेंगे जो लोग नए हों तो ज़रूर चैनल से अपडेट होने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा कर रखें, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और इन फ्यूचर आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अपने आप कैरियर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस यूट्यूब के ज़रिए। अंग्रेज़ी में 9 क्लास की तनकीद की बुनियाद किसने डाली। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ी में 9 क्लास की तनकीद की बुनियाद किसने डाली। ऑप्शंस आपके हैं गोएटे, कोलरिज, टी.एस. एल्ट या ड्राइडेन। किसने डाली थी अंग्रेज़ी में 9 क्लास की तनकीद की बुनियाद, ये बताना है। 9 क्लास की तनकीद की एक बुनियाद बेस किसने डाली थी, डायरेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे। तो 5 का बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन डी में है ड्राइडेन जो कहा जा रहा है, तो इन्होंने 9 क्लास की तनकीद की बुनियाद डाली थी। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा। तो ये कुछ टोटल 20 क्वेश्चंस रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें उन तमाम लोगों को जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मानो बीएड, एमएड, डीएलएड या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ताकि वो लोग भी इंस्पायर होकर इस चैनल पे आएँ और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी को ग्रुप में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है तो वो प्लीज़ ज़रूर खाली मैसेज करें और नाम ज़रूर लिखें, मैसेज करें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नोट कर लें 9839742161। ठीक है, 9839742161 ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। आप लोग प्लीज़ अपना नाम लिख के
मैसेज करें, और वही लोग मैसेज करें जो ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम में नहीं है। और अगर आप टेलीग्राम या ग्रुप में हैं तो प्लीज़ आप लोग मैसेज ना करें। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, तो मैं जो भी होता है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो ठीक है, डिस्प्ले पे आपको कुछ प्रीवियस फाइल्स दिख रहे होंगे जिसमें आपके कुछ मानो के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं या कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो मैं खुद बनाया हूं, तो इन्हें भी आप ज़रूर देख लें। डिस्प्ले पे दिख रहा है, यहाँ से अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट उर्दू और इंग्लिश के भी पढ़े हुए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी पढ़े हुए हैं। उन्हें देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मानो में पेपर्स कैसे बनते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।